हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल क्लास पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं क्या है, आपका अपना एजुकेशनल क्लास है, तो आपको क्या करना है, तुरंत ही इस वीडियो को अपने दोस्त यार मित्रों को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको मिले वहां पर शेयर करके तुरंत ही आपको इस क्लास से जुड़ जाना है। हम क्या पढ़ रहे हैं इस समय पे, UP-SSC से बहुचर्चित पेपर यूपी लेखपाल में हम GS सेक्शन को आज पढ़ेंगे। GS सेक्शन में इतिहास हम स्टार्ट किए हैं। इतिहास का फर्स्ट लेक्चर हो गया है, उसके सिलेबस के बारे में हम बेकायदे डिस्कस कर चुके हैं। उसमें से आज हम फर्स्ट चैप्टर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हम क्या जानेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था इसके बारे में जानेंगे। इसकी लंबाई चौड़ाई था, इसके आकार किस आकार में ये बसे थे, यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ के किनारे बसे थे, किस किस देश में बसा था सिंधु घाटी सभ्यता, इन सब के बारे में आज के हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आइए हम अब इसके विषय में अध्ययन करते हैं। जैसे क्या है लिखा है, आप देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कोई भी सभ्यता है, पहले उसके हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नामकरण से। तो नामकरण, चाहे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके बारे में सबसे पहले क्या सोचा जाता है, नामकरण। आपके मम्मी पापा, चाचा चाची, फूफा फूफी, कोई ना कोई उनका नाम कुछ न कुछ रखता है और उसका वाजिब कारण भी रहता है। जैसे क्या था, एक समय नाम ट्रेंडिंग में था, राहुल नाम था। शाहरुख खान जब मूवी हिट हो रही थी तो उस समय राहुल नाम ट्रेंडिंग में था। विजय नाम ट्रेंडिंग पे था इसमें, जब अमिताभ बच्चन का नाम पिक्चर में, हर पिक्चर में नाम था विजय। प्रेम नाम ट्रेंडिंग था सलमान खान का। तो इसी प्रकार से नामकरण के विषय में एक है सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, इसलिए हम बताएंगे इसमें। जैसे अधिकांश स्थल इसके कहाँ से मिले, सिंधु नदी घाटी से मिले, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता है। तो फिर उसके बाद इसका दूसरा नाम देखिए, आप यहाँ लिखा है सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से ही सिंधु सभ्यता का निर्माण हुआ, इस प्रकार से इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ गया। फिर तीसरा नाम इसका देखिए क्या है, प्रथम नगरीय सभ्यता। यहाँ पे क्या है, प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों पड़ गया, यहाँ पे जैसे जैसे खोज हुई तो यहाँ पता चला उद्योग भी था, व्यापार भी था, यहाँ नगर नियोजन भी बहुत अच्छा था। यहाँ का व्यापार, इसके समकालीन जो भी सभ्यताएं थी, चाहे मिस्र की सभ्यता, चाहे सुमेरियन की सभ्यता, इन सब में जो मुहरें प्राप्त हुई यहाँ पे, वहाँ पर भी सुमेरियन सभ्यता या फिर मिस्र सभ्यता में प्राप्त हुए। तो इससे पता चला कि इनका व्यापार बहुत ही बेहतर ढंग से होता था, एक देश से दूसरे देश में व्यापार कर ले जाते थे, इसलिए इसका नगरीय सभ्यता हुआ। ग्रामीण सभ्यता जैसे आप पढ़ेंगे, ग्रामीण सभ्यता होती है नगरीय सभ्यता। जहाँ व्यापार नहीं होता वो ग्रामीण सभ्यता है। जैसे कृषि पे जो आधारित सभ्यताएं होती है ग्रामीण सभ्यता। आप आगे पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, वो पूर्णतः कृषि पे आधारित थी। बट क्या है कि व्यापार जो हुआ था, व्यापार और उद्योग और नगर नियोजन कारण नगरीय सभ्यता नाम रखा गया था। आप फिर उसके बाद नगरीय सभ्यता, अब बौद्ध काल जब चलेगा तो वहाँ पर भी नगरीय सभ्यता ही थी, तो उसके बारे में हम जानेंगे। फिर कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता क्या है, कांसा धातु का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर इसका नाम कांस्य धातु का प्रयोग यहाँ पर प्रयोग हुआ था, इसलिए इसका नाम फिर कांस्य युगीन सभ्यता रख दिया गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसका नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, किस लिए पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जब प्रथम स्थल यहाँ पे खुदाई हुआ तो खुदाई में हड़प्पा नामक स्थान प्राप्त हुआ, इसलिए प्रथम स्थल यहाँ का प्रकाश में आया हड़प्पा, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। तो आप इसे नोट करेंगे। हम फिर से बोल देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, अधिकांश स्थल इसके सिंधु नदी घाटी के किनारे थे, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। दूसरा है सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी जैसी सभ्यता थी, इसलिए सिंधु सभ्यता नाम पड़ गया। तीसरा नाम था प्रथम नगरीय सभ्यता। यहाँ पे उद्योग, व्यापार और नगर नियोजन बहुत ही बेहतर ढंग से थे, सुचारू रूप से थे, इसलिए इसका नाम नगरीय सभ्यता रख दिया गया। कांस्य धातु के प्रयोग होने के कारण इसका कांस्य युगीन सभ्यता रख दिया गया। फिर पांचवा हड़प्पा सभ्यता, प्रथम स्थल प्रकाश में आया। तो नामकरण के बारे में आप समझ सकते हैं। देखिए, जो नाम किसी का रखा जाता है उसके पीछे कारण रहता है। हड़प्पा कल रहा, प्रथम स्थल हड़प्पा प्रकाश में आया तो इसका नाम हड़प्पा रख दिया गया। कांसा धातु का प्रयोग हुआ तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता कर दिया। इसी प्रकार जो भी है उद्योग, व्यापार, नगर नियोजन, प्रथम नगरीय सभ्यता, तो
इसी हिसाब से इनका नामकरण हुआ। तो आप इसे नोट कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं विस्तार के बारे में। नामकरण हो गया, अब विस्तार के बारे में आएंगे। विस्तार क्या है? भारत, इस सिंधु घाटी सभ्यता का भारत कहाँ कहाँ विस्तार है? भारत में है, पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान में। ये आप जानते हैं, भारत पाकिस्तान सब जानते होंगे, बस अफगानिस्तान के विषय में आप नहीं जानते होंगे, तो उसे बताएंगे। और हमेशा क्वेश्चन बहुचर्चित, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है, कई एग्जाम में पूछ चुका है। अफगानिस्तान के ऐसे 2 स्थलों का नाम बताइए जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आप नोट करेंगे, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मूल रूप से भारत व पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मूल रूप से पाकिस्तान और भारत में ही है, किंतु अपवाद स्वरूप इसके 2 स्थल अफगानिस्तान से प्राप्त हुए। और 2 स्थल कौन कौन से हैं? मुंडिकाक और सुरतघोई। तो आप नोट करेंगे इन 2 स्थलों को, बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों स्थल हैं, मुंडिकाक और सुरतघोई। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। हम इतना बोल दिए पहले स्लाइड का, फिर हम उसके बाद अगले स्लाइड पे जाते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी उचित समझिएगा वो आप कर लीजिएगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसे आप उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। तो हम इस देखिए फिगर से लगभग आपके 12 क्वेश्चन एग्जाम के हम आपका क्लियर करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको हम बताएंगे कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, कहाँ कहाँ पाई, किस किस नदियों किनारे पाई गई और कहाँ से कहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। इस फिगर से आपका सब क्लियर हो जाएगा। तो आप इसे बनाइएगा, नोट करिएगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण में विस्तार महाराष्ट्र तक है, दक्षिण में विस्तार महाराष्ट्र तक है, और पूरब में उत्तर प्रदेश है और पश्चिम में पाकिस्तान तक है। दक्षिण में महाराष्ट्र, पूरब में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में पाकिस्तान में है, और उत्तर में जम्मू कश्मीर में है। तो आप नोट करेंगे जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र तक, फिर जिसकी क्या नाम है 1400 किलोमीटर की दूरी है। ये दूरी जो है 1400 किलोमीटर की दूरी है। आप इसे नोट करेंगे 1400 किलोमीटर। हम ऐसे बना दिए, एक्चुअली इसे आप ऐसे समझिएगा 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। ये दूरी जो है 1400 किलोमीटर है, पैरेलल ही है। और ये दूरी फिर पाकिस्तान से यूपी जो है सुतकांगे डोर से मेरठ आलमगीर तक, ये दूरी कितना है? 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। इतना स्थल तक आपका सिंधु घाटी सभ्यता विकसित था। आप इसे समझेंगे, आप इस फिगर को बना लेंगे। उत्तर में जो था मांडा, जम्मू कश्मीर में मांडा के चेनाब नदी किनारे एक बसा था। जम्मू कश्मीर में उत्तर में जो सिंधु घाटी था, चेनाब नदी की देश सभ्यताएं हमेशा, प्राचीन सभ्यताएं नदियों किनारे थे। नदियों किनारे क्यों रहते थे? नदियों किनारे उनको सुविधा रहता था, जल की व्यवस्था रहती थी, जल के कारण उसमें मछलियाँ पालते थे, तो उन्हें खाने के लिए खाद्य सामग्री भी मिल जाती थी। इसलिए हमेशा जो थे वो नदियों किनारे ही रहना पसंद करते थे। जो भी सभ्यताएं विकसित होती थी, चाहे मिस्र की सभ्यता है, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, किसी न किसी नदी के किनारे जरूर हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं उत्तर में, हम आपको बता दिए जम्मू कश्मीर, मांडा, चेनाब नदी किनारे। फिर हम आते हैं दक्षिण में महाराष्ट्र, दैमाबाद, प्रवरा नदी के किनारे। आप नोट करेंगे महाराष्ट्र, दैमाबाद, प्रवरा नदी किनारे। महाराष्ट्र में किस स्थान पाया गया? दैमाबाद में, प्रवरा नदी किनारे। फिर उत्तर में, पूरब में आते हैं मेरठ के आलमगीरपुर पे, मेरठ के आलमगीरपुर पे सुनिए, आप नोट करिएगा। उत्तर प्रदेश में मेरठ के आलमगीरपुर पे हिंडन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में जो सभ्यताएं थी जहाँ थी हिंडन नदी के किनारे, मेरठ के आलमगीरपुर पे थे। आपसे एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? तो आप इसे उत्तर दीजिएगा, फिर हम आपको रिप्लाई करेंगे। आप रिप्लाई जरूर, कमेंट जरूर करिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। आप नोट कर लीजिए हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है। फिर हम आते हैं पश्चिम में पाक, सुतकांगे डोर, पाक से कुछ स्थल जैसे अफगानिस्तान में जो बताए थे मुंडिकाक और सुरतघोगी से होते हुए ये इधर साइड में है। नहीं, इतना स्थल आपका कहाँ है? भारत में ही है। लेकिन पाक के सुतकांगे डोर में दास नदी के किनारे है। तो आप इसे भी नोट कर लेंगे, इसे भी नोट कर लेंगे। फिर हम आते हैं
सिंधु, आप इसे बना लिए होंगे फिगर, उम्मीद है। देखिए आपका यहाँ से कितना क्वेश्चन क्लियर हुआ। उत्तर में किस नदी के किनारे है सिंधु घाटी? चेनाब नदी के किनारे। उत्तर में कौन सा राज्य है आपका? जम्मू कश्मीर। और किस स्थान पे है? मांडा स्थान पे। 3 क्वेश्चन हो गया। फिर आपके पूरब से आता है, पूरब में आपका कौन सा राज्य सिंधु घाटी सभ्यता के बसा है? उत्तर प्रदेश बसा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, कौन सा जिला है? तो मेरठ के आलमगीरपुर नामक स्थान पे कौन से नदी किनारे हैं? हिंडन नदी के किनारे। फिर आते हैं पश्चिम में। पश्चिम में आपका क्या है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान में सूतकांगे डोर के दास नदी नामक स्थान पे। तो आपका 3 3 6 3 9 क्वेश्चन हो गया। फिर दक्षिण में बात आती है दैमाबाद और प्रवरा नदी महाराष्ट्र के बारे में। तो इसे आप नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है इसे बना लीजिएगा। फिर हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, नेक्स्ट हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं जो स्पेसिफिक है उसके बारे में हम बताते हैं। कुछ विशेषताएं आपको हम ऊपर बता चुके हैं। फिर हम बताते हैं इसका आकार जो था त्रिभुजाकार था। देखिए यहाँ पे हम मैप बनाए हैं, लगभग कोशिश किए हैं। तो यहाँ पे आकार जो था यहाँ से यहाँ तक था। इधर उत्तर प्रदेश था और इधर पाकिस्तान पाक था, इधर पाक था। तो इसे आप बना लीजिएगा, उत्तर प्रदेश पाक। फिर इधर जम्मू कश्मीर था आपका, आप नोट करिएगा जम्मू कश्मीर। इधर महाराष्ट्र था। तो आप देखिए ये लगभग ये आकार क्या था? त्रिभुजाकार। एकदम त्रिभुज नहीं है क्योंकि कोई सभ्यता है इंची टेप से बांध नाप के नहीं बसी होगी, लेकिन लगभग त्रिभुजाकार ही था सभ्यता। फिर इसके हम दूसरे विशेषता के बारे में आते हैं। दूसरा विशेषता क्या है स्पेसिफिक आपका? इसका उत्तर से दक्षिण जो लंबाई था सिंधु घाटी सभ्यता का वो कितना था? 1400 किलोमीटर हम ऊपर आपको बता दिए। और पश्चिम से पूरब कितना था? 1600 किलोमीटर। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी सभ्यता थी। इसके बारे में हम जानेंगे। 1400 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब के में इसका 1600 किलोमीटर। फिर हम आते हैं, देखिए आगे आते हैं इसकी विशेषता के बारे में। इसके विशेषताओं के बारे में हम बताते हैं। इसका आकार क्या था? त्रिभुजाकार था। इसका आकार क्या था? त्रिभुजाकार। हम पहले आपको बता चुके, एक बार और आपको बता देते हैं। लगभग त्रिभुजाकार था, लगभग त्रिभुजाकार था। ऐसे करके कुछ ऐसे मिलता था, लगभग त्रिभुजाकार था इसका आकार। उत्तर से दक्षिण क्या था? 1400 किलोमीटर था लंबाई, और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर। तो आप इसे नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है। फिर आते हैं हम तीसरी विशेषता पे। ये 2 विशेषताएं हो गई। आकार क्या था? त्रिभुजाकार था। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी थी? 1400 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम क्या था? 1600 किलोमीटर। तीसरा था विशेषता, इसके अधिकांश स्थल सरस्वती नदी घाटी में पाए जाते थे। इसके अधिकांश स्थल सरस्वती नदी घाटी में पाए जाते थे, जो आज नदी अदृश्य हो चुकी है, सरस्वती नदी, उसी के क्या नाम है, अधिकांश स्थल सरस्वती नदी घाटी में मिले हैं इसके। तो फिर चौथा विशेषताएं आती है, गुजरात में इसके सर्वाधिक स्थल मिले हैं। गुजरात में अभी हम आपको पढ़ाएंगे आगे, लोथल वगैरह जो भी हैं, गुजरात में इसके सर्वाधिक स्थल मिले हैं। तो आप इसे भी नोट कर लेंगे। सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ से मिले हैं? गुजरात से। क्षेत्रफल लगभग इसके 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये लगभग हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अभी भी खोज जारी है, इस कारण हम आपको इसके लगभग बता रहे हैं। अभी और बढ़ भी सकता है, इसलिए इसके 16 लाख वर्ग किलोमीटर में अभी तक खोज हो चुका है। ये 2800 स्थल, छठवां विशेषता क्या है? 2800 स्थल अब तक ज्ञात स्थलों में से 2800 स्थल ज्ञात है। अभी और भी स्थल मिलने की संभावना है। तो आप इसे नोट कर लिए होंगे। इसके विशेषताएं, आकार त्रिभुजाकार, उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम, इसके अधिकांश स्थल सरस्वती नदी घाटी में मिले हैं। फिर चौथा, गुजरात में इसके सर्वाधिक स्थल मिले हैं। फिर क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। 2800 स्थल अब तक ज्ञात स्थल है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे नोट कर लीजिएगा बेकायदे। फिर हम आते हैं कालक्रम के बारे में। तो हम देखते हैं कालक्रम के बारे में। अब कालक्रम के बारे में बताते हैं। किसी भी वस्तु के बारे में आपको जानकारी जानना है तो कार्बन 14 द्वारा पता चलता है। कार्बन डेटिंग 14 द्वारा। जैसे यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का जब खोज हुआ, ईंटें जब मिली लाहौर में, 2 अंग्रेज पटरी बिछवा रहे थे तो उन्हें मिला, तो ईंटों का जब खोज हुआ तो पता चला वो 2500 ईसा पूर्व के ईंटें हैं। तो आपको पता चल गया कार्बन डेटिंग द्वारा। इससे अवस्था जो था इनका सिंधु घाटी सभ्यता का हमें ज्ञात होता है। एक फिगर हम बनाए हैं, इसे आप नोट करेंगे, आराम से बढ़िया से बना लीजिएगा। इसमें देखिए हम 2500 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व दिखाए हैं, 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व दिखाए हैं, 2000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व दिखाए हैं। ये हम हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक हड़प्पा से उत्तर हड़प्पा, कोई भी चीज़ का जो
प्रारंभिक होता है, प्रारंभिक अवस्था होता है, वो वहाँ से कैसे था, परिपक्व अवस्था कब अपने बेहतरीन रूप में था, अपने विकास क्रम में बेहतरीन रूप में था हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में बताएंगे। फिर जो उसका जो नीचे निम्नतम बिंदु था, मतलब वहाँ से जहाँ से उनका उतार चालू हुआ, उसके बारे में बताते हैं। तो आप इस फिगर को बना लिए होंगे। 2500 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व तक प्रारंभिक हड़प्पा था, आप इसे नोट करिए। 2500 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व। फिर हम बताते हैं 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक परिपक्व हड़प्पा था। इस समय आप नगर क्या नाम है, उद्योग धंधे बहुत बेहतरीन ढंग से सुचारू रूप से चल रहे थे परिपक्व अवस्था में। तो उसके बाद फिर आता है 2000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये उत्तर हड़प्पा है। उत्तर हड़प्पा मतलब यहाँ पे उसका ढलान चालू हो गया था। आप समझिए, आपको हम ऐसे समझाते हैं जैसे कोई खिलाड़ी होता है, एक उसका फार्म होता है, शुरुआत करता है तो अब धीरे धीरे वो लय में आता है। एक ऐसा अवस्था आता है जो बेहतरीन फार्म में खेलने लगता है। चाहे आप जैसे सचिन तेंदुलकर के लीजिए, शुरू में आए थे, बहुत स्ट्रगल किए, फिर जाते जाते हुए फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि वो बेहतरीन फार्म में थे, उन्हें क्रिकेट के भगवान का तमगा भी मिल गया। फिर उसके बाद उनका भी उतार समय आया। आप जान रहे होंगे शतक के लिए लास्ट में उनको भी एक शतक के लिए कितना मशक्क़त करना पड़ गया था। तो वहीं है, इसी प्रकार से आप इसे कोरिलेट जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। 2500 ईसा पूर्व से 2200 ईसा तक प्रारंभिक अवस्था था, फिर परिपक्व हड़प्पा था, फिर उत्तर हड़प्पा था। तो फिर आप एक नोट करेंगे, एक बहुत मज़ेदार चीज़ है, यह सभ्यता एक ऐसा उपन्यास है जिसका पहला और अंतिम पेज गायब है। तो यह सभ्यता एक ऐसा उपन्यास है जिसका पहला और अंतिम पन्ना गायब है। मतलब इसका है कि इसका पहला, इसके प्रारंभिक वर्ष के बारे में अभी तक नहीं ज्ञात हुआ है, अभी ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका अंतिम पन्ना, इसका विनाश कैसे हुआ, इसके बारे में भी क्लियर नहीं है, सिर्फ अटकलें और अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए आपका नेक्स्ट स्लाइड अभी हम लगाते हैं। तो हम अब अगला हेडिंग देखेंगे, 2800 स्थलों में से कुछ प्रमुख स्थल के बारे में जानेंगे। जो अभी तक हड़प्पा काल में 2800 स्थल ज्ञात हुए हैं, उनमें से हमें 2800 स्थलों को नहीं पढ़ना है, उसमें से कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे। क्या क्या है, एक हड़प्पा है, एक मोहनजोदाड़ो है, एक कालीबंगा है। मतलब हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा। मोहनजोदाड़ो माने होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। और उसके बाद कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ियाँ। एक क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत एग्जामों में आ चुका है कि कालीबंगा से क्या प्राप्त है, काले रंग की चूड़ियाँ, चूड़ियाँ। तो इसके बारे में हम जानेंगे। फिर लोथल गुजरात से जो प्राप्त हुआ स्थल है। फिर रोपड़ है एक प्रमुख स्थल, फिर धौलावीरा है, फिर राखीगढ़ी है। तो इन स्थलों के बारे में आप जानेंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, धौलावीरा, राखीगढ़ी। तो अब इसके बाद हमें क्या क्या पढ़ना है हम उसके बारे में बता देते हैं। 2800 स्थलों में से 7 प्रमुख स्थल के बारे में आप जान लिए होंगे। अब हम आगे बताते हैं क्या पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन कैसे थे, सामाजिक सभ्यता कैसी थी, आर्थिक सभ्यता कैसी क्या थी इनकी, धार्मिक, लिपि और पतन के कारण, इन्हीं विषयों पर हमें अभी और पढ़ना है। नगर नियोजन के बारे में पढ़ना है, सामाजिक के बारे में, आर्थिक पे, धार्मिक, फिर लिपि, फिर पतन के कारण। तो पहला हेडिंग क्या है, नगर नियोजन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में हम जानते हैं। तो उसमें सब हेडिंग है, नंबर 1 आप डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, आप हेडिंग डाल लीजिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं सब हेडिंग है आपका, सड़कें फर्स्ट है, सड़कें समकोण पर काटती थी। जैसे सड़कें ऐसे जाती थी, ऐसे नहीं मिल जाती थी, कोई भी सड़क व्यवस्थित ढंग से समकोण पे काटती थी। इस ढंग से चौराहा बेकायदे निर्माण होता है। जैसे आज के समय में देखिए, मुख्य सड़क के बाद एक चौराहा हो जाता है, तो सड़कें समकोण पर काटती थी। नगरें ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति पे बसाई जाती है। आप ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति समझते हैं, जैसे आपके छत के ढलैया होती है, आप देखिए वहाँ पे जो सरिया को बिछाया जाता है, 1 2 3 ऐसे कर करके बैठाया जाता है ना। तो इसे ग्रिड पद्धति और जाल पद्धति में व्यवस्थित यहाँ पे नगरें रहते थे। यहाँ पे घर है, उसके बाद इधर घर है, बीच में जो सड़कें हैं, तो ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति व्यवस्थित थी। मनमाना नहीं कि यहाँ से यहाँ कोई बच सकता है, कोई ऐसे बच सकता है। तो इसका बहुत सुव्यवस्थित ढंग से आज भी मिलता है। आज आपको ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन उस समय में सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का एक ग्रिड पद्धति जाल पद्धति बसाया जाने का एक ही बहुत गजब ही नमूना था। तो उसके बाद हम आते हैं
आप इसे नोट कर लिए होंगे। उत्तम जल निकास व्यवस्था थी। उत्तम जल निकास का मतलब आप समझ रहे हैं। उत्तम जल निकास व्यवस्था थी, जैसे नगर थे, नगर में छोटे घरों से नालियाँ गई थी, प्रायः नालियाँ जाके बड़े नाले में मिलती थी और वो बड़े नाला पानी को बाहर, नगर से बाहर आपको व्यवस्थित ढंग से मिलाते। आज भी है नालियाँ, लेकिन आज उस ढंग से नहीं है। आए दिन आप देखते हैं थोड़ा सा बारिश होता है तो पानी लबालब भर जाता है सड़कों पे, तो इसे देखेंगे नाली ढकी हुई होती थी। जितनी भी नालियाँ होती थी सारी नालियाँ ढकी हुई। एक खुदाई के बाद आपको प्राप्त हुआ है तो सोच सकते हैं इतना अच्छा उस समय रहा होगा। 2500 ईसा पूर्व की पहले की बात हम बता रहे हैं, लेकिन खोज कब हुआ आप जान रहे हैं। फिर पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। एक आध जगह कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ शायद मिला था, अभी हमें याद नहीं आ रहा है, आपको बताएंगे। पक्की ईंटों का प्रयोग होता था वहाँ पे। उस समय पे जो ईंटें थी पक्की ईंटें रहती थी, कच्ची ईंटें नहीं थी। बेकायदे पकाया जाता था। ईंटों का अनुपात होता था, ऐसे नहीं मनमाना ईंटें रहते थे। उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई था। 4 संबंधी 2 संबंधी 1 के अनुपात में जितने भी ईंटें पाई गई वहाँ पे 4 संबंधी 2 संबंधी 1 के अनुपात में पाई गई। एक तरह से सुव्यवस्थित सभ्यता थी, नगरी सभ्यता थी, सुव्यवस्थित थी। तो नगरी सभ्यता किसे कहते हैं? जहाँ सड़कें अच्छी हो, जल निकास प्रणाली बेहतर हो, उद्योग हो, व्यापार हो, पक्की ईंटें हो, इन सब चीज़ों का प्रमाण मिला। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को नगरी सभ्यता भी कहा जाने लगा। तो इसे आप नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। एक बार हम फिर से बता देते हैं। 2800 स्थलों में से कुछ प्रमुख स्थल थे: हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, धोलावीरा, राखीगढ़ी। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में हम जानेंगे। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, लिपि और पतन कारण, इन हिंदियों को हमें पढ़ना है भी। तो इसके सभ्यता का नगर नियोजन, सड़कें जो थी व्यवस्थित समकोण पे काटती थी। ग्रिड पद्धति और जाल पद्धति का निर्माण हुआ था, पूरे नगर बसाए गए थे। उत्तम जल निकास प्रणाली थी। नालियाँ ढकी हुई होती थी, जो भी नालियाँ बनी थी पक्की ईंटों से उसको ढाका गया था बेकायदे। पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। ईंटों का अनुपात 4 संबंधी 2 संबंधी 1 के अनुपात में था। नगरी सभ्यता इसे क्यों कही जाती थी? क्योंकि यहाँ की सड़कें अच्छी थी, यहाँ की जल निकास प्रणाली अच्छी थी, यहाँ के उद्योग के बारे में उद्योग के बारे में पता चला। व्यापार भी होता था। व्यापार का पता चला कि सुमेरियन सभ्यता, इनके जो समकालीन सभ्यता थी, यहाँ की मुद्राएं वहाँ मिली। इसका मतलब कि क्या था कि वहाँ से यहाँ का व्यापारी संबंध था। पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। इस प्रकार से हम इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग। तो हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन में और कुछ विशेषताएं हैं, उस पर हम ध्यान देंगे। क्या है? घरों का गंदा पानी नाली के माध्यम से मुख्य नाली में मिलती थी, जो पानी को नगर के बाहर मतलब निकाल देता था। जो घरों का गंदा पानी था नाली के माध्यम से मुख्य नाली में मिलती थी, जो पानी को नगर के बाहर निकाल देता था। इस विशेषता को हम पढ़ चुके हैं। अब अगली विशेषता है, इनके शहर 2 भाग में होते थे। देखिए इनके शहर क्या होते थे? 2 भाग में होते थे। ये देखिए हम चित्र बनाए हैं, इसे आप चित्र को धीरे धीरे बना लीजिएगा। एक देखेंगे ऊंचा स्थान दिख रहा है, एक नीचे स्थान दिख रहा है। जो ऊंचा वाला स्थान है, जो ऊंचाई पे बस रहा है स्थान, गढ़ी दुर्ग या शासक वर्ग पुरोहित रहते थे। यहाँ पे गढ़ी दुर्ग या शासक वर्ग या पुरोहित रहते थे, मतलब यहाँ पे धनाढ्य लोग रहते थे। और नगर के सामान्य जनता, ये जो नीचे वाला था स्थान, इसमें रहते थे। तो इस चित्र को आप बना लेंगे। इनके शहर 2 भागों में होते थे। फर्स्ट है गढ़ी या दुर्ग शासक और पुरोहित, दूसरा है नगर सामान्य जनता। तो इसे आप समझने की कोशिश करेंगे। इनको समझने के लिए आप क्या करेंगे, आपको टाइम मिलेगा तो मोहनजोदाड़ो पिक्चर आया है, मोहनजोदाड़ो, उसका क्या नाम है, ऋतिक रोशन का मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें आप देखेंगे तो इन सब चीज़ों से हम बता रहे हैं, आप इनसे उनको जोड़ सकेंगे और बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा उसमें सामान्य जनता क्या थे, उसमें सामान्य जनता ऋतिक रोशन थे। तो ऋतिक रोशन क्या रहते थे, मतलब नीचे की तरफ रहते थे। और जो क्या नाम था, गढ़ी दुर्ग पुरोहित जो थे ऊपर की वजह थे, जहाँ हीरोइन रहती थी, अभिनेत्री रहती थी। तो उसके बारे में आप देखिएगा, वहाँ से बताइएगा, हम तब मानेंगे। आप कमेंट करिएगा उस मूवी में कौन सी हीरोइन थी, मोहनजोदाड़ो में कौन सी हीरोइन थी, इसके बारे में आप बताएंगे तो हम मान लेंगे आप मूवी देख लिए हैं। तो ठीक है, तो इसके शहर 2 भागों में होते थे। फिर खिड़कियां मुख्य सड़क पर नहीं खुलती थी, एक गलियों में खुलती थी। देखिए इतना अच्छा व्यवस्था था, खिड़कियां जो थे मुख्य सड़क पर नहीं खुलती थी, एक गलियों में खुलती थी। जो खिड़कियां थी ये मुख्य सड़क, जैसे यहाँ पे गया है तो इधर नहीं खुलेंगी, यहाँ पे गया है सड़क तो नहीं, तो जो भी खिड़कियाँ खुलेंगी इसी की तरफ अंदर की ओर खुलेंगी, इसका मुँह इसका मुँह। तो इतना अच्छा व्यवस्था था उसका। देखिए एक व्यवस्थित सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता।
तो खिड़कियाँ मुख्य सड़क पर नहीं खुलती थी, गलियों में खुलती थी। लोथल एक अपवाद स्थान है जहाँ पे खिड़कियाँ मुख्य सड़क पर खुलती थी, तो उसे आप नोट कर लेंगे। लोथल कहाँ है? गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, तो इसे आप नोट कर लिए होंगे। फिर हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि की प्रयोग होती थी, इसे आप देखेंगे, इसे नोट करेंगे। लिपि ऐसे संकेत जिससे कोई भी भाषा लिखी जाती थी, ऐसे संकेत जिससे कोई भी भाषा लिखी जाती थी, लिपि कहलाती थी। अपठनी है क्योंकि यह बुस्त्रोभेदन, ये ऐसे संकेत जिससे कोई भी भाषा लिखी जाती है। अपठनी थी इसकी जो भाषा थी, लिपि थी, क्योंकि यह बुस्त्रोभेदन या गौमुत्रिका लिपि में लिखी जाती है। बुस्त्रोभेदन आप समझते हैं, जैसे हम लोग का दाएं से बाएं चलता, बाएं से दाएं चलते हैं, तो बुस्त्रोभेदन में क्या था? पहला जैसे बाएं से दाएं आया, फिर दूसरा दाएं से बायां, फिर बाएं से दाएं, मतलब यहाँ पे आया, फिर यहाँ से उठ के वहाँ, फिर वहाँ से उठ के यहाँ, इस प्रकार से इसको लिखा जाता था। इसको वो भी इस प्रकार गौमुत्रिका लिपि में, जैसे गौमुत्रिका लिपि आप समझ सकते हैं, तो इस प्रकार की लिपि बुस्त्रोभेदन या गौमुत्रिका लिपि में लिखी जाती थी। आप इसे नोट करिए। ऐसे संकेत जिसके कोई भी भाषा लिखी जाती थी, अपठनी है क्योंकि यह बुस्त्रोभेदन या लिपि में लिखी गई है। आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, आगे हो सकता है पढ़ा जा सके। जैसे अशोक के शिलालेख को कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज ने पढ़ा था। इसको भी कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है पढ़ लेंगे तो इसके बारे में हमें और जानकारी हो जाएंगी। तो इसमें देखिए भाव चित्रात्मक लिपि थी। इसमें अक्षर और चित्र, जैसे ऐसे 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 अक्षर कुछ लिखा रहता था, फिर यहाँ पे चित्र बन जाता था। चित्रों में सबसे ज़्यादा चित्र किसका बना था? मछली का चित्र पाया गया था। इसकी लिपि हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर मिलती है। आप नोट करेंगे, भाव चित्रात्मक लिख हो गया, पिक्टोग्राफ, अक्षर प्लस चित्र। इनकी लिपि हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर मिलती है। इनकी लिपि जो है हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर मिलती है। ये मोहरें किसके बनी होती थी? सेलखड़ी की। एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप नोट करेंगे। ये मोहरें किसकी बनी थी? सेलखड़ी की बनी होती थी। इसमें 64 अक्षर मिले हैं आज तक, अभी तक जो खोज हो पाया है 64 अक्षर, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और सर्वाधिक चित्र किसके मिले हैं? मछली के। तो इसे आप नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर नियोजन है, घरों का गंदा पानी के माध्यम से क्या है, नालों में मिलके मुख्य नाले में मिलकर पानी नगर के बाहर चला जाता है। इनके शहर दो भागों में होते थे, गढ़ी, दुर्ग या सासर वर्ग, और एक सामान्य जनता होता था। फिर खिड़कियां मुख्य सड़क पर नहीं खुलती थी, गलियों में खुलती थी। लोथल एक अपवाद स्थान है गुजरात भोगवा नदी के किनारे। लिपि एक ऐसे संकेत जिसकी कोई भी भाषा लिखी जाती है। अपठनी है क्योंकि ये बुस्त्रोभेदन लिपि में लिखी जाती है, गौमुद्रिका लिपि में। फिर भाव चित्रात्मक लिपि है या पेक्टोग्राफ, अक्षर प्लस चित्र में। इनकी लिपि हड़प्पा सभ्यता में के मोहरों पर मिलती है। ये मोहरें सेलखड़ी की बनी होती हैं। मैक्सिमम अक्षर 64 अक्षर है और चित्र क्या है? मछली है। थोड़ी देर और आप साथ ही साथ बनाए रहिए, बस जल्द ही इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद वैदिक सभ्यता। एक दिन में हम एक चैप्टर कवर करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है और भी सब्जेक्ट हमें कवर कराना है। तो हम सोच रहे हैं थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, आप लीजिए, उसे अच्छे से तैयार करिए क्योंकि एग्जाम में आएगा। लेकिन हम इतना गारंटी देते हैं, जो हम इतिहास का क्वेश्चन यदि आएगा तो इतिहास में जितना पढ़ाए रहेंगे उसी में से आएगा। यदि हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उतना, तो इसको आपको मेहनत करके हमारे साथ जुड़ जाना होगा और आप क्लास अच्छे से लीजिए। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है तो आप नोट करिए। फिर हम आते हैं, देखिए नेक्स्ट हम सामाजिक स्थिति के बारे में आते हैं। तो आइए देखिए, हम देखेंगे अब सामाजिक जीवन के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक जीवन कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक जीवन कैसी थी? तो इनमें एक पहला पॉइंट है, इनका समाज क्या था? मातृसत्तात्मक था। इनका समाज मातृसत्तात्मक था। आज का समाज कैसा समाज है आप जान रहे हैं? पितृसत्तात्मक है। क्योंकि आप देख रहे हैं जितनी भी गालियाँ बनी हैं, जितनी भी गालियाँ बनाई हैं सब स्त्रीलिंग है। चुड़ैल, आप देखिए चुड़ैल क्या है? चुड़ैल क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है। और कुल्टा क्या है? स्त्रीलिंग है। डाइन, ये सब क्या है? सब स्त्रीलिंग है। तो आप इसे नोट करेंगे। इनका समाज मातृसत्तात्मक था। यहाँ पे महिलाओं को बहुत इज्जत दिया जाता था। फिर अब इसमें आते हैं दूसरा, परिवार इकाई के रूप में कार्य करता था। यहाँ पे परिवार संयुक्त था। आज का समाज कैसा है आप जान रहे हैं? परिवार इकाई के रूप में कार्य करता था।
इसका सिंधु घाटी सभ्यता समाज जीवन परिवार इकाई के रूप में कार्य करता था। आवास में भिन्नता था, आवास में भिन्नता था। गरीब छोटा घर रहता था, अमीरों का बड़ा घर रहता था। गरीबों का छोटा घर रहता था, अमीरों का बड़ा रहता था। इनका समाज मातृसत्तात्मक था, परिवार इकाई के रूप में कार्य करता था। आवास भिन्नता के रूप में थे, गरीब छोटा, अमीर बड़ा। आभूषण पहनते थे केवल पुरुष, केवल महिलाएं। आप जानते हैं इसमें पुरुष भी पहनते थे आभूषण, महिलाएं भी पहनते थे। केवल पुरुष केवल महिलाएं नहीं, दोनों पढ़ते थे। आभूषण जो थे यहाँ पे केवल पुरुष नहीं, पुरुष और महिलाएं दोनों पढ़ते थे। ये जो थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का सेवन करते थे। सामाजिक जीवन में इनके शाकाहारी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी, मांसाहारी दोनों होते। और इनके अनुमान शासक जो लोग थे वैश्य वर्ग थे, जो युद्ध प्रिय नहीं थे। ये जो शासक थे यहाँ के युद्ध प्रिय नहीं थे, सूती और ऊनी वस्त्रों का ये प्रयोग करते थे। तो आप इनके सामाजिक जीवन के ऊपर देखिए इतना है। इनको हम एक बार और बोल देते। इनका समाज मातृसत्तात्मक था, परिवार इकाई के रूप में कार्य करता था, अर्थात संयुक्त परिवार था। आवास में भिन्नता था। छोटा वर्ग को जो थे, गरीब वर्ग थे छोटा घर, और अमीर वर्ग थे जो उन्हें बड़ा घर था उनका। आभूषण पहनते थे, केवल पुरुष महिलाएं दोनों आभूषण इसमें पहनते थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के सेवन करते थे यहाँ के लोग। अनुमान में थे, मतलब वैश्य जो थे युद्ध प्रिय नहीं थे, सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। इस प्रकार हम सामाजिक जीवन, आप देखिए इतना मेहनत हम किए हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लिया करिए, आप अपने पास रख लिया करिए। आपके मोबाइल में है, आप तुरंत स्क्रीनशॉट आपका लेकर आप आराम से आपके नोट्स बनाए। बहुत अच्छा, बहुत व्यवस्थित नोट्स बनेगा। बहुत हम मेहनत करके इसे लाए हैं आपके लिए, तो इसे आप नोट करिएगा। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में यदि पूछेगा। अब थोड़ा बहुत और है तो उसे आप पढ़ लेते हैं। नगर नियोजन पढ़ चुके, सामाजिक जीवन पढ़ चुके। अब हम आते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में। इनके राजनीतिक जीवन के बारे में अस्पष्ट थी, क्योंकि इनके साक्ष्यों का अभाव था। इनका राजनीतिक जीवन बहुत नहीं क्लियर है, साक्ष्यों के अभाव होने के कारण। शासक में व्यापारी वर्ग को ज़्यादा महत्व है, जैसे कुछ पता भी चला है तो उसमें शासक में व्यापारी वर्ग का ज़्यादा महत्व था। जनतंत्रात्मक व्यवस्था था, धर्म का महत्व था। शासन में व्यापारी वर्ग का ज़्यादा महत्व था, जनतंत्रात्मक व्यवस्था था, धर्म का महत्व था, धर्म कर्म के यहाँ पे होता था। राजनीतिक जीवन अस्पष्ट, साक्ष्यों का अभाव था। शासन में व्यापारी वर्ग का ज़्यादा महत्व था, जनतंत्रात्मक व्यवस्था था, धर्म का महत्व था। अब हम आते हैं, नगर नियोजन हो गया, सामाजिक जीवन हो गया, राजनीतिक जीवन हो गया। अब हम आते हैं आर्थिक जीवन में। आर्थिक जीवन में क्या है, व्यापार प्लस उद्योग दोनों होता था। हम अब इसको कैसे प्रमाण मिला आपको हम बताएं कि यहाँ की मोहरें सुमेरियन में, मेसोपोटामिया में, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें वहाँ मिली। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ से व्यापार वहाँ होता था। तो इनका व्यापार और उद्योग बहुत उत्तम था। समकालीन सभ्यता इनकी थी सुमेरियन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। फिर इसे आप नोट कर लेंगे, व्यापार और उद्योग इनका बहुत बेहतर था। समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी, सुमेरियन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। वहाँ से इनके व्यापार का आदान प्रदान होता रहता था वस्तुओं का। उसके कैसे पता चला, वहाँ के मुहरों से। वहाँ पर भी सिलखड़ी की मुहरें पाई गई और वहाँ की कुछ मुद्राएं यहाँ मिली। फिर कारखाने जो थे, कारखाने मनके बनाने और बाट बनाने कारखाने का भी ज्ञात हुआ वहाँ पे कारखानों का भी पता चला। कारखाने में कौन कौन थे, मनके बनाने के और बाट बनाने की। बाट मतलब माप तौल के थे। फिर इसमें दशमलव प्रणाली, माप जो था 16 के गुणक में होता था। जो भी माप होता था 16 के गुणक में। एक इनका मानक रहता था 16 का गुणक रहता था। जो भी मानक 16 होगा, 32 होगा, 48 होगा, 64 होगा, जो भी होगा 16 के गुणक में होता था। प्रथम कपास उत्पादक, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रथम कपास उत्पादन कहाँ से हुआ, तो सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ। लोहे से परिचित नहीं थे, आप इसे जानेंगे। लोहे से परिचित सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं थे। इससे हम आगे कांस्य से थे, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यताएं नहीं कहा जाता है, बट लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा आगे हम आपको बताएंगे। वैदिक सभ्यता में कृषि उन्नत थी, गेहूं और जौ का यहाँ प्रमाण मिला था। कृषि उन्नत थी, गेहूं और जौ का यहाँ प्रमाण मिलता था। सुरकोटता, घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले थे। घोड़े की हड्डी के सुरकोटता से घोड़े की हड्डी के साक्ष्य। एक पेज हम आपको अभी मतलब जैसे ही क्लास एंड होगा हम उसको आपको बेकायदे भेजेंगे, कहाँ से घोड़े की हड्डी के साथ कपास उत्पादन जो भी है वो कहाँ मिला उसके बारे में है। बेकायदे आप उसे रट लीजिएगा, यहाँ पे हम नहीं कराएंगे उसको चार्ट को आपको देंगे। आप कम से कम अपने जैसे जहाँ पढ़ रहे होंगे उसी के सामने आप रख लेंगे, उसको लिख कर, या फिर उसका 1 रुपये का जो भी ले उसको आप फोटोग्राफी निकलवा के उसका फोटोकॉपी आप उसे चिपका लीजिएगा। चलिए हम बताएंगे, अभी भेजेंगे टेलीग्राम पे।
तो आर्थिक हो गया। इस प्रकार से सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन हो गया। सामाजिक जीवन एक बार हम और बोल दें, इनका समाज मात्र सत्तात्मक था, परिवार इकाई के रूप में कार्य करता था, आवास में भिन्नता था, गरीब छोटा घर होता था गरीबों का, अमीरों का बड़ा होता था, आभूषण दोनों पहनते थे, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों पहनते थे, ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते थे और सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। इनके राजनीतिक जीवन के बारे में बहुत कुछ नहीं ज्ञात है यहाँ पे। हाँ, ये मालूम है शासन में व्यापारी वर्ग का ज़्यादा महत्व दिया जाता था, जनतंत्रात्मक व्यवस्था था, धर्म का महत्व था। फिर आर्थिक जीवन में व्यापार और उद्योग के बारे में हम जानेंगे। इनके व्यापार उद्योग बहुत उत्तम किस्म की थी। इनके समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी? सुमेरियन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। 2 कारखाने बने, मनके बनाने की और बाट बनाने की। दशमलव प्रणाली में जो भी माप होते थे 16 गुणम में 16, 32, 33, 16, 32, 48, 64 जो भी थे दशमलव प्रणाली 16 गुणक में। प्रथम कपास उत्पादक राज्य था ये, लोहे से परिचित नहीं थे, कृषि उन्नत थी, गेहूं और जौ जो था इसे यहाँ से प्राप्त हुए, घोड़े के साथ यहाँ कोटला से मिले। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन को हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं इसके आगे पढ़ते हैं। देखिए हम अब क्या देखेंगे? धार्मिक जीवन देखेंगे। धार्मिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन हम पढ़ चुके, सामाजिक जीवन पढ़ गए, आर्थिक जीवन पढ़ चुके, राजनीतिक जीवन पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे धार्मिक जीवन के बारे में। यहाँ पे धर्म कर्म था कि नहीं था, ये सब विषय में हम जानेंगे। तो देवी देवता में क्या होता था? पशुओं की पूजा होती थी, वृक्षों की पूजा होती थी, साक्ष्य मिला है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पे धार्मिक जीवन मतलब धर्म कर्म था। यहाँ मातृ देवी की पूजा होती थी। मातृ देवी में पशुपति और आद्य शिव प्रमुख देवता थे और यहाँ पे लिंग और योनि का पूजा होती थी। मातृ देवी पूजा, पशुपति और आद्य शिव और लिंग और योनि का पूजा। मतलब धार्मिक जीवन में देवी देवता में पशुओं और वृक्षों को होता था। मातृ देवी की पूजा होती थी, पशुपति और आद्य शिव की पूजा होती थी और लिंग और योनियों की पूजा की जाती थी। और विशाल स्नानागार यहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है। कि एक प्रमाण और मिलता है कि यहाँ पे धार्मिक जीवन था या नहीं था। यहाँ विशाल स्नानागार जो मिला उसके चारों ओर हवन कुंड था। इससे अनुमान लगाया जा सकता था कि उस स्नानागार में जा करके लोग नहा करके बाहर निकल करके हवन कुंड पे हवन या आदि करते थे। तो इस प्रकार से ज्ञात होता है, एक प्रमाण है कि धार्मिक जीवन यहाँ पर था, धर्म कर्म बहुत ज़्यादा था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है जो विशाल स्नानागार, इसके चारों ओर हवन कुंड है जहाँ धार्मिक अनुष्ठान होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, फिर इसमें एक और प्रमाण मिलता है, 7 अग्नि वेदिकाएँ मिलता है जो कालीबंगा से मिली हैं। 7 अग्नि वेदिकाएँ मिलती है। देखिए इतना प्रमाण मिलता है। देवी देवता में पशुओं वृक्षों की पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी, पशुपति और आद्य शिव की पूजा होती थी, लिंग और योनि की पूजा होती थी। इसकी फिर विशाल स्नानागार की पूजा होती मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है। जो विशाल स्नानागार के चारों ओर हवन कुंड था उसमें धार्मिक अनुष्ठान होने का प्रमाण मिलता है। 7 अग्नि वेदिकाएँ कालीबंगा से मिली। सबसे लोकप्रिय देवता इसमें से एक सींग वाला गेंडा था, एक सींग वाला गेंडा था। आप मोहनजोदड़ो पिक्चर आप देखेंगे जब, तो उसमें देखेंगे एक सींग वाला गेंडा लास्ट में दिखता है। जब पिक्चर एंड हो जाता है, जल प्लावन से सब खत्म हो जाता है, तो वहाँ एक सींग वाला गेंडा वहाँ पे दिखता है। तो उसी से आप अनुमान लगा लेंगे भेड़ की तरह था। तो धार्मिक जीवन इसका प्रमाण भी मिला, ये सिक्कों में मिला, बहुत जगह मिला। तो इस सब धार्मिक जीवन आप नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं लास्ट हेडिंग पर, सिंधु घाटी सभ्यता को हम आज खत्म करते हैं। देखिए क्या है, पतन के कारण। पतन के कारण में कई कारण हैं। जलप्लावन है, मतलब लोगों के अलग अलग राय है, उसमें से जो सबसे प्रबल कारण है हम उसे मानेंगे। अभी कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिला है, क्योंकि हम आपको बहुत पहले आपको क्या लिखवाए थे, एक ऐसा ग्रंथ है, ये ऐसा उपन्यास है जिसका पहला पन्ना और आखिरी पन्ना गायब है। तो इसमें क्या है कि जलप्लावन से पतन हो गया कि एक नदी किनारे बसा था कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया, जिसके कारण वहाँ पर सब छत बिछत हो गया, कुछ भी नहीं बचा। इससे भी हो सकता है। और दूसरा कारण है बीमारी जैसे प्लेग या हैजा जैसा बीमारी आ गया हो, मान लो प्लेग और हैजा, कोई ऐसा बीमारी आया
कि वहाँ पे सब मर गए, नहीं बचे, उसका इलाज नहीं हो पाया। फिर आर्यों का आक्रमण, आर्य आए और यहाँ पर आपके सिंधु घाटी मतलब जो था यहाँ पे आक्रमण करके इसे ख़त्म कर दिए। नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया, ये भी प्रमाण हो सकता है, नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया। फिर या फिर कोई भयंकर भूकंप, तो इसमें क्या है, नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया और जल प्लावन में से, तो आपको यहाँ पर देखेंगे जल प्लावन, यही सबसे प्रमुख कारण है कि बहुत भयंकर बाढ़ आ गया जिसमें सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो आप पतन के कारण जानेंगे, जल प्लावन से हुआ कि बीमारी से हुआ, फिर आर्यों का आक्रमण किया कि नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया कि कोई भयंकर भूकंप आ गया। इसमें प्रमुख प्रबल स्थान रखता है जल प्लावन, जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। बीमारी आएगा, सब नहीं खत्म हो जाएंगे, आर्य आक्रमण करेंगे, सब नहीं खत्म हो जाएंगे। नदियों ने अपना रास्ता बदलते बदलते आदमी इधर उधर जा सकते हैं, कोई भयंकर भूकंप। लेकिन इसका प्रमाण सबसे ज़्यादा मतलब एथेंटिक माना जा रहा है, वो उस फिल्म में भी दिखाया गया है कि जल प्लावन द्वारा है इसका पतन हुआ। हड़प्पा सभ्यता इस प्रकार से हम खत्म करते हैं। हड़प्पा सभ्यता से हम क्या क्या सीखें, यहाँ पे क्या था, पर्यावरण बहुत अनुकूल था, व्यापार उद्योग का समुचित और बहुत अच्छा व्यवस्था था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उद्योग चलते थे। यहाँ पर युद्ध का कोई प्रमाण अभी नहीं मिला है। जल निकास प्रणाली बहुत ही अच्छी थी, महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम जान गए। एक बार हम फिर से इसे बोल देते हैं, रिपीट कर देते हैं। धार्मिक जीवन में क्या था, देवी देवता में पशु वृक्ष की पूजा होती थी और विशाल धार्मिक जीवन धर्म कर्म के प्रमाण के एक साथ और मिलता है। विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो में है, कैसे जो उसके चारों ओर अग्निवेदिकाएँ हवन कुंड मिले, फिर अग्निवेदिकाएँ 7 अग्निवेदिकाएँ कालीबंगा से मिले। इन सब से सब प्रमाण मिलता है और प्रमाण प्रबल हो जाता है कि यहाँ धार्मिक जीवन बहुत अच्छा था। सबसे लोकप्रिय देवता एक सिंह वाला गेंडा था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, पशुपत और आद्यशिव की पूजा होती थी, लिंग और यौन का पूजा हो जाता था, संसार की उत्पत्ति के लिए इनका पूजा होता था। और पतन के कारण क्या था, जल प्लावन था, बीमारी, आर्यों का आक्रमण, नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया, कोई भयंकर हुआ, जिसमें से जल प्लावन सबसे प्रबल तर्क रखता है कि इसके पतन का कारण हुआ। हड़प्पा सभ्यता इस प्रकार से खत्म होता है। तो आप देखिए, हम अभी यूट्यूब पे नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए, हमसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, आप उसे समझने की कोशिश करिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर जहाँ भी आपको नहीं समझ में आएगा ज़रूर कमेंट करिएगा। इसके बाद देखिए, हम यहाँ पे आपको तथ्यात्मक ढंग से पढ़ा दिए, बहुत जल्द ही हम इसके ऊपर मतलब जिसे सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुआ, इस पे कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन लाएंगे, इसको प्रैक्टिस कराएंगे। आप इतना यहाँ पे पढ़ लिए हैं, यदि आप लिख लिए होंगे, एक बार सरसरी निगाहों से देखेंगे तो 60 से 70 क्वेश्चन में आप 55 से 56 क्वेश्चन आप खुद हल करेंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे और यहाँ पे टाइमर लगाएंगे, आपको टाइम देंगे, आप उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। तो देखिएगा, और बहुत मेहनत आपके साथ हम कर रहे हैं इस समय। ये आपका अपना एजुकेशनल क्लास है, तो आपको क्या करना है, आप अपने दोस्त यारों के पास ये शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप सपोर्ट करिए। हम अभी नए जुड़े हैं, आप भी हमसे अभी नए जुड़े हैं, हमें आप पुराना बनाइए और आप भी हमसे जुड़ के पुराना बन जाइए। फिर इस प्रकार इन्हीं शब्दों के साथ हम चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।